हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो क्लास 12 यूपी बोर्ड 13 डेज सीरीज फॉर पीसीएम चल रही थी हमारी। उसमें मैं आपको केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर फर्स्ट करा चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको व्हाट इज ठोस यानी कि ठोस क्या होते हैं, ठोस के प्रकार, एक कोष्ठिका और एक कोष्ठिका के प्रकार में आपको बता चुका हूँ। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है वो है लेक्चर नंबर 2, और उसमें हम बात करेंगे कि एक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या कितनी होती है, एक कोष्ठिका का घनत्व कितना होता है, और एक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता के बारे में आज हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। और एक और बात आपको मैं इस वीडियो लेक्चर में और बता दूं, मैथ में मैं बता चुका हूं कि हमारी जो यूपी बोर्ड की जो एग्जामिनेशन डेट है वो फिर आगे पोस्टपोन कर दी गई है। तो हमारे पास टाइम थोड़ा और मिल चुका है हमें, तो मैं कोशिश करूँगा कि अब आपको और डिटेल से और डीप में पढ़ा सकूँ। तो लेक्चर नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम है नरेश चौधरी और आप देख रहे हैं आइकॉनिक फिजिक्स यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लें एक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या, क्योंकि इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि एक कोष्ठिका कितने प्रकार की होती है। याद होगा आपको, 2 प्रकार की होती है, आद्य एक कोष्ठिका और केंद्रित एक कोष्ठिका। इनके एक प्रकार कराए थे मैंने। अब मैं बताऊंगा कि एक कोष्ठिका में कितने कितने परमाणु पाए जाते हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, एक कोष्ठिका में परमाणु कितने होते हैं। तो हेडिंग क्या डालेंगे, एक कोष्ठिकाओं में परमाणु की संख्या। तो उसमें भी पहले हेडिंग डालेंगे आद्य या साधारण एक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या। ठीक है, चलो देखो, आद्य या साधारण एक कोष्ठिका के बारे में आप जानते हैं भली भांति क्या थी। चलो बना देता हूं पहले। ठीक है, ये हो गई आपकी आद्य या साधारण एक कोष्ठिका। अभी नहीं हुई है, अभी क्या है, हमें इसमें ये पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ परमाणु पाए जाते थे। तो ध्यान करो, आद्य एक कोष्ठिका या साधारण एक कोष्ठिका में परमाणु सिर्फ कोनों में पाए जाते हैं, यानी यहाँ 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 घन में 8 कोण होते हैं। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है कि इसमें परमाणु की संख्या कितनी है, यानी कितने परमाणु टोटल। 8 अगर तुम्हें ये दिखाई जा रहे हैं, 8 है नहीं। आओ देखो, परमाणु की संख्या को हम दिखाते हैं जेड से। तो एक बात बताओ, कोने कितने होते हैं, 8। और मैं आपको बता चुका हूँ क्रिस्टल जालक में कि एक कोष्ठिका के कोनों पर परमाणु का कितना भाग रहता है, 1/8। फलक पर कितना भाग रहता है, 1/2। तो कोने कितने, 8। और क्या निकाल रहे हैं हम, परमाणु की संख्या। चलो, z बराबर कोने हमारे पास 8 और प्रत्येक कोने पर कितना परमाणु होता है, 1/8 होता है, नहीं होता है। प्रत्येक कोने पर परमाणु का कितना भाग होता है, 1/8। तो 8 कोने हैं और प्रत्येक कोने में परमाणु का 1/8 भाग है, तो 8 से 8 तो क्या आ गया, 1। यानी कि जो आद्य या साधारण एक कोष्ठिका है उसमें कितने परमाणु होते हैं, टोटल परमाणु होता है 1, जो कि 8 हिस्सों में बटा रहता है। ये बात होती है बस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ये होगी हमारी आद्य। अब बात करेंगे केंद्रित एक कोष्ठिका की। और केंद्रित एक कोष्ठिका 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक थी फलक केंद्रित, एक थी अंतः केंद्रित, एक थी अंत्य केंद्रित। यानी कि सेकंड की बात करते हो, फलक केंद्रित एक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या। हेडिंग डाल दीजिए दूसरी। चलो मैं डाल रहा हूं ऐसे। ठीक, चलो अब हमें क्या निकालना है, फलक केंद्रित यानी कि एफसीसी में। ठीक है, अंग्रेजी में फेस सेंटर यूनिट सेल। ठीक है, अब देखो, इसकी डेफिनेशन याद होनी चाहिए तभी निकल पाएंगे। डेफिनेशन क्या थी हमारी कि वह एक कोष्ठिका जिसमें परमाणु कोनों के साथ 6 अन्य फलकों पर भी पाए जाते हैं। यानी कि 6 फलक है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 और ये पीछे वाले। ठीक है, 6। तो फलक पे मैं बता चुका हूँ परमाणु का कितना भाग पाया जाता है, 1/2। यानी इस फलक पर भी 1/2, इस पे भी 1/2 यानी आधा, इस पे भी आधा, इस पे भी आधा, इस वाली पे भी आधा और पीछे जो इसके उस पे भी आधा। ठीक है, आप देखो, अब निकालते हैं परमाणु संख्या। चलो, 8 कोने। ठीक है, और प्रत्येक कोने पे कितना भाग है परमाणु का, 1/8 प्लस 6 फलक है और प्रत्येक फलक पे परमाणु का कितना भाग है, 1/2। तो इस 2 से 3 बार और 1 बार, तो क्या बचा, 1 + 3। तो z बराबर कितना आ गया, 4। ठीक है, देखो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जैसा ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाया जाता है वैसा ही पढ़ाऊँ। ठीक है, तो आप भी वैसे ही मेहनत करें जैसे बच्चा
कोचिंग जाकर मेहनत करता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या। कोई दिक्कत? 8 हमारे पास क्या थे? कोने, और कोने पे कितना होता था? 1/8। 6 क्या थे हमारे पास? फलक। 6 फलक पे कितना था? 1/2। तो 2 से 3 बार और 8 से ये 1 बार, तो क्या 1 + 3 टोटल कितने हो गए? 4। ठीक है, चलो, यानी कि फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या कितनी होती है? 4। आगे बात कर ले हम अंतः केंद्रित यानी कि BCC, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, यानी कि जो अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका थी उसमें परमाणु की संख्या कितनी होती है? परिभाषा याद करो। वह एकक कोष्ठिका जिसमें परमाणु कोनों के साथ एक केंद्र पर भी पाया जाता है। कहाँ पे? केंद्र पर। बस 8 कोनों पर पाया जाएगा और एक परमाणु कहाँ पाया जाएगा? केंद्र पर। ये होगी हमारी BCC, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, यानी अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। जेड बराबर निकालते हैं 8 कोने और प्रत्येक कोने पे 1/8 प्लस किसी भी कोष्ठिका का केंद्र एक ही हो सकता है, एक ही केंद्र होता है और परमाणु भी एक ही पाया जाता है, तो इससे ये कट गया। तो ये कितना हो गया? 1 प्लस ये कितना हो गया? 1। तो जेड बराबर कितना आ गया? 2। क्लियर? जेड बराबर कितना आ गया? 2। अब एक रह गया बस, जिसका ज्यादा जिक्र नहीं है हमारे सिलेबस में, फिर बात कर देते हैं अंत्य केंद्रित, यानी कि अंत्य केंद्रित यानी कि ECC, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इसकी परिभाषा क्या थी? कि जिनमें परमाणु कोनों के साथ साथ किन्हीं भी 2 आमने सामने वाली फलकों पे पाए जाते हैं। कोनों के साथ साथ किन्हीं भी 2, चाहिए 2 हो सकती, चाहिए 2 हो सकती, चाहिए वाली और वो वाली 2 आमने सामने वाली फलकों पर भी परमाणु पाए जाते हैं। तो ऐसे एकक कोष्ठिका क्या कहते हैं हम? अंतः केंद्रित, अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका। चलो देखते हैं आप। कोने कितने? 8। प्रत्येक कोने पर परमाणु कितना होता है? 1/8। ठीक है, प्लस फलक कितनी होती है? अब 6 फलक नहीं लगाएंगे, अब 2 लगाएंगे, क्योंकि 2 की बात की है, किन्हीं भी 2। और प्रत्येक फलक पर परमाणु पाया कितना आता है? 1/2। इससे ये 1 बार, इससे ये 1 बार, 1 + 1, तो जेड बराबर कितना आ गया? 2। ठीक, यानी कि अब हमें याद हो गया होगा कि अंतः केंद्रित में तो 1 होता है, फलक केंद्रित में 4 होते हैं, है कि नहीं? और तुम्हारा अंतः में भी 2 होते हैं और अंत्य में भी 2 ही होते हैं। साधारण FCC, BCC और ECC, BCC और ECC में क्या बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये होगी परमाणु की संख्या। ये 1 नंबर में ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं कि हाँ भाई बताओ कि FCC में कितने परमाणु होते हैं, तो आप बता देंगे, टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर B, C, जो कुछ भी जिसमें 4 दिया हो वो आपका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है, टॉपिक है जिसपे क्वेश्चंस बनते हैं इंपॉर्टेंट। चलो देखते हैं। याद करना है आपको, ठीक है? चलो अब बात कर देता हूं मैं एकक कोष्ठिका का घनत्व। एकक कोष्ठिका का घनत्व। ठीक है, देखो कॉपी पेन निकाल के बैठे, किसी ने कोचिंग की है बहुत अच्छी बात है, नहीं की है उसके लिए तो रामबाण है ही है। ठीक है, अगर आप साथ ही साथ लिखते चलेंगे तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा, आपको याद करने का मन भी करेगा। ठीक है, और फिर मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तब आपके आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक, चलो देखते हैं एकक कोष्ठिका का घनत्व। नॉर्मली घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन, यही होता है। ठीक है, अब हम एकक कोष्ठिका की बात कर रहे हैं, तो बच्चों एकक कोष्ठिका में भी हम इस चैप्टर में स्पेशली घनीय एकक कोष्ठिका ही पढ़ेंगे। घनीय मतलब घनाकार, क्यूबिक। ठीक है, आ जाओ देखो घनीय एकक कोष्ठिका। अब जो इससे जो फॉर्मूला निकल के आएगा ना, वो आपको निसंकोच हर जगह लगा देना है। क्या लगा देना है? हर जगह लगा देना है, क्योंकि बात हमेशा घनीय एकक कोष्ठिका की होती है। जो न्यूमेरिकल बनते हैं वो घनीय एकक कोष्ठिका पर भी बनते हैं। चलो आगे
घनीय एकक कोष्ठक मतलब घनाकार, जैसे ये है घन। ठीक है, घन के अलावा कोई बात नहीं होगी इस चैप्टर में, ज्यादातर घनीय एकक कोष्ठक की बातें होती है। ठीक है, घनाकार। और घन तो आप सभी जानते हैं। देखो एक चीज और बताई थी मैंने, ऐसे घन को हम इस चैप्टर में एकक कोष्ठक कहते हैं, और एकक कोष्ठक के 6 लाक्षणिक गुण थे। क्या थे? 3 तो आपकी अक्ष लंबाइयां थी ABC, और 3 ही आपके बंद कोण थे अल्फा बीटा गामा। तो मैं क्या कह रहा हूँ, घनीय एकक कोष्ठक, घनीय एकक कोष्ठक में क्या है, बराबर होनी चाहिए सभी तो अक्ष लंबाइयां, कि जितनी ये है, जितनी ये, इतनी ये, और हर एंगल बराबर होना चाहिए, जितना अल्फा उतना बीटा उतना ही गामा है, तब तो वो घनीय एकक कोष्ठक कहलाएगी। जैसे A बराबर B बराबर क्या होना चाहिए, C होना चाहिए। ऐसे ही अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर होने के साथ साथ क्या होना चाहिए, 90, बराबर होने के साथ साथ क्या होना चाहिए, 90। ठीक है, तो ज़्यादा सही रहेगा। अब देखो, आप सही जानते हैं ये B, ये C, ये अल्फा आपका, ये सामने वाला, इसके सामने वाला बीटा, इसके सामने वाला ये गामा, ये तो मैं बता चुका हूँ आपको। अब देखो एक चीज समझो, हमें क्या, अब मैं कहूँगा इसे एकक कोष्ठिका का आयतन बताओ। एकक कोष्ठिका बोल रहा हूँ तो समझ जाना घनीय की बात चल रही, ठीक है। एकक कोष्ठिका का आयतन, एकक कोष्ठिका का आयतन का आयतन नॉर्मली आप सभी जानते हैं एकक कोष्ठिका, वो भी बात किसकी चल रही, घनीय है, समझ जाना इस बात को, बार बार कह रहा हूँ। तो क्या होता है वैसे, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, नहीं होता, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, आप समझ लो, लंबाई इसकी ए है, ऊंचाई इसकी बी है, ठीक है, चौड़ाई इसकी सी है, सॉरी, लंबाई इसकी ए है, चौड़ाई इसकी बी है, और ऊंचाई इसकी सी है। ठीक है, मान के चलो। और मैंने क्या कहा है, अगर एकक कोष्ठिका कैसी है, घनीय, और ज्यादातर बातें चलेंगी घनीय एकक कोष्ठिका की, तो घनीय एकक कोष्ठिका के लिए क्या होगा, A = C, यानी जितना A है उतना ही B है उतना ही C, यानी सबकी वैल्यू एक जैसी होगी। तो मैं लिख सकता हूँ A क्रॉस A, तो टोटल क्या हो जाएगा, A3, यानी एकक कोष्ठिका का आयतन, या मैं कहूँ घनीय एकक कोष्ठिका का आयतन क्या निकल के आया, A3। दोबारा समझ लो, इस पूरे चैप्टर में बातें होंगी सिर्फ और सिर्फ घनीय एकक कोष्ठिका के बारे में। अगर सिर्फ एकक कोष्ठिका बोली जा रही है तब भी समझ जाना घनीय एकक कोष्ठिका बोली जा रही है, ठीक है। और घनीय एकक कोष्ठिका होती क्या है, कोष्ठिका तो ये है एकक कोष्ठिका, लेकिन इसमें जो 3 अक्ष लंबाई और 3 बंद कोण होते हैं, तो तीनों का अक्ष लंबाई बराबर होनी चाहिए ABC, तीनों बंद कोण बराबर होनी चाहिए अल्फा बीटा गामा = 90 डिग्री। ठीक है, अब एकक कोष्ठिका का आयतन हम सभी जानते हैं, घन का आयतन क्या होता है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। मैंने मान ली इसकी लंबाई A है, चौड़ाई इसकी B है जो हमने वैल्यू मान रखी, और ऊंचाई क्या मान ली मैंने इसकी C, ऊंचाई क्या मान ली C। और पहले कह चुका हूँ कि घनीय एकक कोष्ठिका तो ABC बराबर होंगे, तो मैंने B के स्थान पर भी ये रख सकता हूँ, C के स्थान पर भी ये रख सकता हूँ। आप यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, आप C के रूप में भी निकाल सकते हैं, A के रूप में भी निकाल सकते हैं, B के रूप में भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अब A क्या हो गया, एक ही हो गया, ये हो गया हमारा एकक कोष्ठिका का आयतन। अब बच रहा है एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान, से हमारा काम हो जाएगा। चलो यहाँ तो उतारो फटाफट, ध्यान में डालता हूँ मैं इसे, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ध्यान रखना, और जो फॉर्मूला आएगा वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हो गया, मैं डाल रहा हूँ, ठीक। चलो अब देखते हैं, देखो यानी हम बात कर रहे हैं एकक कोष्ठिका का घनत्व, घनीय एकक कोष्ठिका, ठीक है, का घनत्व, तो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बटे आयतन, तो एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान बटे क्या हो जाएगा, एकक कोष्ठिका का आयतन। तो आयतन तो हम अभी भी निकाल चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब निकालना हमें एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान। तो गौर से देखो, द्रव्यमान मतलब एकक कोष्ठिका की डिब्बा है, उसमें रखे हुए परमाणु, भाई जिसमें परमाणु ज्यादा रखे हुए उसमें वजन ज्यादा होगा, जिसमें कम होंगे उसमें वजन कम होगा। इसका मतलब अगर मैं आधे एकक कोष्ठिका की बात करूं तो उसमें तो एक ही परमाणु था। भाई देखो, डिब्बा सबके लिए सेम है, जो एकक कोष्ठिका है वो सबके लिए घनाकार ही है, ठीक है, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग।
तो घनाकार डिब्बा सबके पास है, लेकिन अगर आधे एकक कोष्ठक की बात करूँ तो उस डिब्बा में एक परमाणु, अगर मैं अंतः केंद्रित एकक कोष्ठक की बात करूँ तो उस डिब्बा में दो परमाणु, तो एक परमाणु दो परमाणु के वजन में तो अंतर आ जाएगा। अगर मैं फलक केंद्रित एकक कोष्ठक की बात करूँ तो उसमें चार परमाणु, तो अब और अंतर आ गया। इसका मतलब जो एकक कोष्ठक है, जिस डिब्बे की बात हम कर रहे हैं घनाकार डिब्बे, उसका जो द्रव्यमान है वो परमाणुओं पर डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? परमाणुओं पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, समझिए इस बात को, परमाणुओं पर डिपेंड कर रहा है। यानी एकक कोष्ठक का द्रव्यमान है, एकक कोष्ठक का द्रव्यमान, ठीक है, क्या हो जाएगा? परमाणु पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि Z इंटू परमाणु का द्रव्यमान। ठीक है भाई, जितने ज्यादा परमाणु, ये क्या नंबर ऑफ परमाणु, यानी परमाणु की संख्या, और ये क्या परमाणु का द्रव्यमान। जितने ज्यादा परमाणु होंगे उतना ज्यादा द्रव्यमान हो जाएगा एकक कोष्ठक परमाणुओं का द्रव्यमान। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये परमाणु का द्रव्यमान कैसे निकालें? तो ये तो आपने 11th क्लास में पढ़ ही लिया होगा मोल कंसेप्ट में कि मोलर द्रव्यमान, इस वाली बात को स्टार डाल लें, इस वाली बात को स्टार डाल लें। ठीक है, मोलर द्रव्यमान बराबर क्या होता था? 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू परमाणुओं का द्रव्यमान, ये होता था। ठीक है, और हमें यही तो चाहिए, परमाणुओं का द्रव्यमान। तो इसको इसके नीचे पहुंचा दूंगा, परमाणुओं का द्रव्यमान। ठीक है, क्या हो जाएगा? मोलर द्रव्यमान अपॉन क्या हो जाएगा? 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, इस मोलर द्रव्यमान को मैं इस जगह पर रख दूंगा, क्या हो जाएगा? देखो, एकक कोष्ठक का द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा? Z इंटू मोलर द्रव्यमान बटे में 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, यहाँ तक इसको ऐसे ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। Z इंटू mm यानी मोलर मास, और 6.022 इंटू 10⁻23 आप सही डालते हैं। अवगाद्रो संख्या है तो Na भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, कोई परेशानी? अब देखो, एकक कोष्ठक का द्रव्यमान हम निकाल चुके हैं, ये आ चुका है। एकक कोष्ठक का आयतन हम निकाल चुके हैं, पहले निकाल चुके हैं, तो इस फॉर्मूले में रख देंगे, हो गया हमारा काम। तो हमारा एकक कोष्ठक का घनत्व निकल आएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? एकक कोष्ठक का द्रव्यमान ये हो गया, आयतन हम पहले निकाल चुके हैं। ठीक है, मिटा रहा हूं मैं। ठीक, चलो तो देखो, एकक कोष्ठक के घनत्व को मैं B से दिखा रहा हूं। एकक कोष्ठक का द्रव्यमान क्या निकल गया था अभी? Z इंटू Mn अपॉन में N, और एकक कोष्ठक का आयतन क्या निकल के आया था? AQ। ये आ गया आपका घनत्व, घनीय एकक कोष्ठक, या मैं कहूँ एकक कोष्ठक का घनत्व, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, हमारा बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। अब लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, Z क्या है यहाँ? परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या। ठीक है, और Mn क्या है हमारा? मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। N ये क्या है हमारी? अवगाद्रो संख्या, एवोगैड्रो भी कहते हैं कहीं कहीं से। ठीक है, अवगाद्रो संख्या। ठीक है, और हमारा जो A है